नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है लूसेंट जीके सीरीज, जिसमें हम पूरी लूसेंट को टॉपिक वाइज इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से, सिंपल नोट्स के माध्यम से पूरी लूसेंट आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। ये हमारी लूसेंट सीरीज की 6वीं क्लास है। इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास के स्रोत उस वीडियो को कवर किया। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने बात करी है, प्रागैतिहासिक काल को देखा, उसके विभिन्न कालखंड को देखा। उन सभी चीजों को पिछली 5 क्लासेस में हम कवर कर चुके हैं। आज हमारी ये 6ठी क्लास है और इसमें हम लूसेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपके पास हर एग्जाम में सवाल आता है, वैदिक सभ्यता, उसको कवर करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपको पूरी लूसेंट के नोट्स बिल्कुल टू द पॉइंट फॉर्मेट में मिलेंगे। साथ में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको मिलेंगी जो लूसेंट में नहीं है, लेकिन इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। देखिए, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक या आर्य सभ्यता के नाम से जाना गया। सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ तो भारत में एक नई सभ्यता बनी जिसे कहा गया आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता। ठीक है। आर्य अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे, इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। जो वैदिक साहित्य है यानी जो हमारे वेद हैं, वेदों को शुरुआत में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से ट्रांसफर किया गया, तो सुनाकर उनको, अपने ज्ञान को वो एक दूसरे को सुनाते थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को। जैसे माता पिता बच्चों को बताएंगे, फिर वो ऐसे ही उसे ट्रांसफर करते थे। आगे चल करके कृष्ण देवरायन ने उनको सभी को संकलित कर लिया। इसीलिए, क्योंकि शुरुआत में वेदों को सुनाकर यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो संचरित करे गए, इसीलिए वेदों को श्रुति साहित्य भी कहते हैं और उन्हें संहिता भी कहा जाता है। ठीक है। वैदिक सभ्यता बेसिकली आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। तो आर्य सबसे पहले भारत में कहां आकर बसे, वो आपसे सवाल आता है। देखिए, आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान वाले इलाके में आकर बसे। भारत या भारतीय उपमहाद्वीप में जब आर्य सबसे पहले आए तो वो पंजाब के इलाके में, अफगानिस्तान के इलाके में आए। जो आर्यों की सभ्यता थी वह कैसी सभ्यता थी? आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी वह एक शहरी सभ्यता थी। उनके बाद आने वाली जो सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता है, इसको ध्यान रखना। आर्यों की भाषा क्या होती थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। देखिए, शुरुआत में यह माना गया कि जो आर्य शब्द है वो एक विशेष जाति के लिए इस्तेमाल होता है, एक विशेष जाति वर्ग को संदर्भित करता है आर्य शब्द। लेकिन बाद में इस बात को माना गया कि जो आर्य शब्द है यह भाषा समूह को इंगित करता है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। आर्य जो शब्द, इसका जो अर्थ होता है बेसिकली वो होता है उत्तम या श्रेष्ठ या उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति। लेकिन जो आर्य शब्द है आपका, ये उनके लिए इस्तेमाल नहीं होता था, एक विशेष जाति के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। जो लोग एक विशेष प्रकार की भाषा बोलते थे, उच्च भाषा बोलते थे, उस भाषाई समूह को आर्य कहा गया। ठीक है। और इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा संस्कृत थी। ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अभी हमने देखा, एक उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति जिसकी भाषा क्या है? श्रेष्ठ है। यह लौह युगीन सभ्यता थी। देखिए, आर्यों की जो सभ्यता थी, वैदिक काल हम पढ़ रहे हैं। वैदिक काल को 2 टाइम पीरियड में बांटा जाता है। एक है हमारा ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में तो लोहा की खोज नहीं हुई थी, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। जो वैदिक काल है आपका पूरा, इसे लौह युगीन सभ्यता कहा जाता है। जैसा हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन आर्यों को उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो गया था। आगे जब हम इनको और ज्यादा कवर करेंगे और लास्ट में इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ऋग्वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का, तो आपका और क्लियर हो जाएगा। तो आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, इनकी भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषाई समूह को इंगित करता है, न कि जातीय समूह को। और
आर्यों की सभ्यता लोहयुगीन सभ्यता थी, यानी इन्होंने लोहे की खोज करी थी। आर्यों का मूल स्थान क्या है? देखिए, आर्यों का जो मूल स्थान है इसको लेकर के कई सारे विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग बात बताई गई कि आर्य कहां से आए। भारत में आर्यों की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो ऋग्वेद है, जिसमें आर्य शब्द 36 बार आया है। ठीक है, अब किस विद्वान ने क्या कहा है आर्यों के आदि निवास के बारे में, मूल निवास के बारे में, देखिए। सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो मैक्स मुलर का माना जाता है। जो मैक्स मुलर है आपका, इसने कहा था आर्य मध्य एशिया से आए, और सबसे ज्यादा सच इसी बात को माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने कहा जो आर्य थे वो यूरोशिया के आल्पास पर्वत के आसपास के क्षेत्र से यहां पर आए, भारत में आए। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक है ये कहते हैं आर्यों का जो मूल स्थान है वो आर्कटिक प्रदेश है, यानी उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, दयानंद सरस्वती, इनके अनुसार आर्यों का जो मूल स्थान है वो तिब्बत था। कई सारे लोगों ने इनके बारे में कहा है कि ये कहाँ के मूल निवासी थे, जैसे विलियम जोन्स है, वो कहता है आर्य यूरोप से आए। अविनाश चंद्र हैं, वो कहते हैं आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के थे। तो सभी का आपने याद नहीं करना है, जो प्रमुख हैं उनके हमने यहां पर लिखे हैं। ठीक है, ज्यादातर जो माना जाता है वो मैक्स मुलर का माना गया है, आपने इसी का याद रखना है। बाकी जो तिलक हैं, सरस्वती जी हैं, संपूर्णानंद है, इनके भी कई बार वो पूछ लेता है। आर्य का जो काल है, यानी जो इनकी सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। वैदिक काल को या वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल और एक है आपका उत्तर वैदिक काल। बेसिकली 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के काल को वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, इसमें से 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ था दोनों कालखंड में, इसलिए हम उनको अलग अलग पढ़ते हैं। कंपैरिजन जब हम इन दोनों कालखंड का करेंगे तो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में बात कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज कैसा था उसको देखिए, उसको यहां पर जानिए। देखिए, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था। वैदिक काल में बेसिकली जो समाज था वो आज ही की तरह 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। अंतर इतना है कि ऋग्वैदिक काल में ये जो विभाजन था यह व्यवसाय के आधार पर था, यानी जिसको ज्ञान है तो वो ब्राह्मण हो गया, जो बहादुर है, लड़ाई में ज्यादा रहता है, युद्ध में ज्यादा उसका योगदान रहता है, वो क्षत्रिय हो गया। तो व्यवसाय के आधार पर, कर्म के आधार पर आपका वर्ण निर्धारित होता था। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण का निर्धारण है वो जन्म के आधार पर हो गया। सवाल आता है ऋग्वैदिक काल में वर्ण निर्धारण का आधार क्या था, तो व्यवसाय, और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, जन्म हो गया। ठीक है, यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, जैसे मैंने आपको समझाया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। सवाल आता है आपके पास कि जो 4 वर्णीय व्यवस्था है कि हमारे समाज में 4 वर्ण हैं, इसका पहला उल्लेख कहां से मिलता है, तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में हमें इन वर्णों के बारे में जानकारियां मिलती है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में यह वर्ण विभाजन जन्म के आधार पर होने लगा, वही मैंने आपको आराम से ऊपर अभी समझाया था। ठीक है, साथ साथ में जहां पर हमने जैसे यहां पे समाज की बात करी तो उत्तर वैदिक काल से उसको यहीं पर कंपेयर भी कर लिया। तो ऐसे भी करते रहेंगे तो साथ में आपका एंड में रिवीजन भी हो जाएगा। आर्यों की प्रशासनिक इकाई की बात करते हैं। देखिए, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी उसमें सबसे छोटा क्या था, सबसे छोटा था उसमें कुल, उसके बाद होता था ग्राम। एक कुल यानी परिवार होता था, कई सारे परिवारों को मिलकर ग्राम बनता था, कई सारे ग्रामों को मिलकर विश्व बनता था, यानी एक तरीके का जिला, और फिर बनता था जन, और फिर बनता था आपका राष्ट्र। जो राष्ट्र है आपका ये उत्तर वैदिक काल में जाकर बने। तो जन जब बड़े होने लगे इन्हीं को जनपद और फिर महाजनपद कहा गया। ठीक है, जो कुल होता था इसका प्रमुख पिता होता था, परिवार का जो प्रमुख है, क्योंकि ऋग्वैदिक समाज जो था या वैदिक समाज जो था वो पितृ प्रधान था। तो पिता यहां पर प्रमुख होता था और उसे कुलुप या कुलुप कहा जाता था। कहीं पर कुलप है, कहीं पर कुलुप है। ठीक है, तो कुल
समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी और उसके प्रमुख को कुलुप कहते थे। ठीक है। दूसरी इकाई है ग्राम, जिसके मुख्य को ग्रामीणी कहते थे। फिर होता था विश्व, जिसके प्रधान को विश्वपति कहते थे। जन के प्रधान को या जन के प्रमुख को राजन कहा जाता था। ठीक है। आर्यों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो इनकी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुल थी, जिसका प्रमुख कुलुप होता था। ठीक है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान होता था और ये कबीलाई जीवन जीते थे। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। अधिकारियों की बात करें वैदिक काल में, देखिए मुख्य सलाहकार जो होते थे उस समय, जो प्रमुख होते थे अलग अलग वर्गों के, जैसे हमने कहा कि जो आर्य थे वो कबीलाई जीवन जीते थे, यानी समूह में, लोगों के समूह में वो निवास करते थे। उन्हीं को कहा जाता था जन और उनके प्रमुख को राजन। उनके जो मुख्य सलाहकार होते थे उन्हें पुरोहित कहा जाता था। इसके अलावा सूत, रथकार, कम्मदी नामक कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी होते थे। जो वैदिक काल में इंपॉर्टेंट अधिकारी होते थे उनको रत्नी कहा जाता था, रत्नी या रत्निन। वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में इनकी संख्या, रत्नियों की संख्या 12 थी और उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या बढ़कर 17 हो गई थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और इनके जो इंपॉर्टेंट अधिकारी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी क्वेश्चन बनता है कि वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में यह क्या करता था। जैसे दुर्गपति को उस समय पूरब कहा गया। सवाल आएगा ऋग्वैदिक काल में पूरब क्या था? तो दुर्गपति था, यानी किलेदार था। ठीक है। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर क्या कहलाते थे? उनको स्पष्ट कहा जाता था। जो गोचर भूमि होती थी उसके अधिकारी को क्या कहते थे? उसे वाजपति कहते थे। अपराधियों को पकड़ने का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता था? उसे उग्र कहते थे। राजस्व कर एकत्रित करने वाला उसे भागदूह कहते थे। क्वेश्चन आएगा ऋग्वैदिक काल में राजस्व कर वसूल करने वाला व्यक्ति कौन होता था? भागदू। ठीक है, वैदिक काल में होता था। ऋग्वैदिक काल के अंदर कर व्यवस्था को लेकर के जो परिवर्तन हुआ बाद में, देखिए ऋग्वैदिक काल में क्या था? कर लिया जाता था, कर को कहा जाता था बलि। लेकिन यह जो कर था यह स्वेच्छा से होता था, यानी जिसको देना है वो दे सकता है, कोई प्रॉपर टैक्स सिस्टम नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस कर को सब पे अप्लाई कर दिया गया और एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम कब जाकर बना? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। ठीक है। वेदांग को पढ़ने वाला उसे कहा जाता था उपाध्याय और न्याय को कहा जाता था वक्ता। ये ऋग्वैदिक काल के या वैदिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली। राजा को सलाह देने की वाली संस्थाएं सभा, समिति और विदत्त, इनके बारे में भी सवाल आ जाते हैं। देखिए ऋग्वैदिक काल की जो राज व्यवस्था थी उसमें 3 इंपॉर्टेंट संस्थाएं थी। एक संस्था थी उसमें सभा, एक संस्था थी उसमें समिति और एक संस्था थी उसमें विदत्त। ऋग्वेद के अंदर जो सभा समिति है इसमें श्रेष्ठ और सम्राट लोग, यानी जो वर्ग के श्रेष्ठ लोग हैं वो सभा के सदस्य होते थे। जो सामान्य लोग हैं वो समिति के सदस्य होते थे। ठीक है। ऋग्वेद के अंदर जो ये सभा है इसका कितनी बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है, समिति का उल्लेख उसमें 9 बार हुआ है और विदत का उल्लेख 122 बार किया गया है। ठीक है। सभा मैंने जैसे कहा कि इसमें श्रेष्ठ लोग होते थे, जो पुरुष सदस्य होते थे। सभा समिति में पुरुष और स्त्रियां दोनों शामिल हो सकती थी। जो पुरुष होते थे सभा में उनको सभय शब्द कहा गया है उनके लिए, और जो महिलाएं होती थी उनके लिए सभावती कहा जाता था। ठीक है। समिति की बात करें, जैसे मैंने कहा समिति का 9 बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक काल जब तक था उसमें सभा का महत्व ज्यादा था, यानी श्रेष्ठ लोगों का, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समिति का प्रभाव ज्यादा था। ठीक है। जो हमारा एक वेद है अथर्ववेद, उसमें हमने देखा था, जब वैदिक साहित्यों को देखा था, कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। ठीक है। इसमें भी महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हो सकते थे। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। जो सभा समिति के प्रमुख होते थे उनको ईशान कहते थे। स्त्रियां सभा और समितियां दोनों में भाग ले सकती थी। जो सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी उसे विदत कहा जाता था। ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा आपको कि ऋग्वेद में विदत का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 122 बार इस संस्था का उल्लेख हुआ है। ठीक है। विदत को एक विशिष्ट संस्था के रूप में माना जाता है, जिसमें जो वृद्ध लोग होते थे या जो विद्वान लोग होते थे वो इसमें शामिल होते थे। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आते आते यह संस्था को समाप्त कर दिया गया था। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ऋग्वैदिक काल को लेकर के, उनको देखते हैं। युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द
सवाल आएगा, वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? गविष्टि शब्द का। गविष्टि शब्द का अर्थ होता है गायों की खोज। मुख्य तौर पर उस समय जो लोग थे वो कृषक थे, पशुपालक थे। गाय उनके लिए अति पूजनीय था। गायों के लिए ही ज्यादातर युद्ध होते थे, तो युद्धों के लिए गविष्टि यानी गाय की खोज शब्द इस्तेमाल होता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा ही करता था। एक प्रसिद्ध युद्ध वैदिक काल में लड़ा गया जिसको कहा जाता है दसराज युद्ध। देखिए, जो दसराज युद्ध है आपका, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें मिलता है। यह युद्ध परुष्णी नदी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। यह युद्ध सुदास और 10 जनपदों के बीच में, 10 जनों के बीच में लड़ा गया, जिसमें सुदास जीत जाते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि जो दसराज युद्ध है यह किस किस के बीच में हुआ, तो राजा सुदास और अन्य जो 10 कबीले थे यानी 10 जन थे उनके बीच में रावी नदी के तट पर हुआ। इसमें सुदास जीते और इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी उसको लेकर देख लेते हैं। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। यानी वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति शुरुआत में अच्छी थी, जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आपका आया वह स्थिति और ज्यादा खराब होती गई। स्त्रियां इस काल में शिक्षण ग्रहण कर सकती थी। ऋग्वेद में हमें कई सारी विदुषी महिलाओं का यानी विद्वान महिलाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें लोपामुद्रा शामिल है, घोषा है, सिक्ता है, अपाला है, विश्वास है, गार्गी है। ये कुछ प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं जिनका उल्लेख हमें मिलता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है। जीवन भर जो विवाह नहीं करती थी उन महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा उस समय प्रचलित नहीं थी। ठीक है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर के साथ विवाह कर सकती थी, ऐसी व्यवस्था भी उस समय चलती थी। जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उसे उपाध्याय कहते थे, जैसा हमने ऊपर देखा। आर्यों का मुख्य पदार्थ क्या था? तो आर्यों का जो प्रमुख पदार्थ था, पेय पदार्थ, वह सोमरस था। वनस्पति से इसे बनाया जाता था, ध्यान रखेंगे। आर्य कितने प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? तो आर्य मुख्य तौर पर 3 प्रकार के वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें वास है, अधिवास है और उशीर्ण शब्द है। ठीक है, सवाल आएगा वास अधिवास क्या होते थे? तो आर्यों के वस्त्रों को कहा गया है। ठीक है, ऊनी कपड़े जो होते थे आर्यों के, उनको सामूल्य कहा जाता था, इसको भी ध्यान रखना। इसके अलावा अंदर पहने जाने वाले कपड़ों को निवि कहा जाता था उस काल में। आर्यों से संबंधित अन्य जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, आर्यों का व्यवसाय। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो व्यापार था, वो व्यापार करते थे। लेकिन आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि थी और पशुपालन था। गाय को अधन्य यानी न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, गाय की हत्या या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड या देश निकाला की व्यवस्था करी गई है। गाय उनके लिए सबसे ज्यादा पवित्र थी, तो गाय की हत्या या गाय को नुकसान जो पहुंचाता था उसे मृत्युदंड या देश निकाला दिया जाता था। आर्यों का सबसे पसंदीदा पशु कौन सा था? पवित्र तो गाय है, लेकिन पसंदीदा उन्हें सबसे ज्यादा घोड़ा था। ठीक है, आर्यों ने किसकी खोज करी थी? तो आर्यों के द्वारा लोह की खोज करी गई। लोहे को श्याम अयस कहा जाता था, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तांबे को इस काल में लोहित अयस कहा गया। ठीक है, व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? तो वैदिक काल में व्यापार के लिए जो दूर दूर जाते थे उनको पणी कहते थे। उस समय कोई मुद्रा तो नहीं थी, लेकिन लेन देन में उस समय किसका इस्तेमाल होता था? वस्तु विनिमय की प्रणाली उस समय चलती थी। यानी आपके पास अगर अनाज ज्यादा है तो आप अनाज दे दीजिए और उसके बदले में अगर आपको कुछ और चीज चाहिए तो वो ले लीजिए। तो वस्तुओं की अदला बदली होती थी, मुद्रा उस समय हमें नहीं मिलती है ज्यादा। ठीक है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो लोन देकर के ब्याज कमाते थे उनको वेकनोट कहा जाता था, यानी जो सूदखोर होते थे उनको वेकनोट कहा गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो कर होता था वह बलि था, लेकिन यह स्वेच्छा था यानी स्वैच्छिक था। आप देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा वैदिक कालीन नदियों की बात करते हैं। वैदिक कालीन नदियां चाहे ऋग्वैदिक काल की हो, उत्तर वैदिक काल की हो, एक ही टॉपिक है। ठीक है,
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? देवताओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, लेकिन नदियों में उतना परिवर्तन नहीं आता है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा हुआ है? तो वो सिंधु नदी है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार और यमुना का उल्लेख केवल 3 बार हुआ है। ठीक है। नदियों के पूर्व एवं वर्तमान नाम। कुछ नदियों के आज के नाम और वैदिक कालीन नाम पूछे जाते हैं। जैसे एक नदी है कुब्र, ये पुराना नाम है। इस नदी का आज का नाम क्या है? कुर्रम के नाम से इसे जानते हैं। ऐसे ही एक नदी थी वैदिक काल में, कुभा या कुंभा नदी। इस नदी को आज काबुल कहते हैं, काबुल नदी। ठीक है। एक नदी थी वितस्ता नदी, इस नदी को आज झेलम कहते हैं। एक नदी थी आस्किनी। आस्किनी किसका पुराना नाम है? ये चिनाब का पुराना नाम है। परुष्णी, ये किसका पुराना नाम था? रावी का पुराना नाम है। शतुद्री, इस नदी को आज शतलुज नदी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार विपासा नदी, इसे आज ब्यास नदी कहते हैं। सदा नीरा नदी, इसे आज गंडक नदी कहते हैं। द्रुसद्वती, इसे घग्गर नदी कहते हैं आज। गोमती नदी गोमल नदी के नाम से जानी जाती है। सुरुवस्तु स्वात नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। ये नदियों के वर्तमान नाम और पूर्व नाम। वैदिक कालीन जो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे उनको लेकर सवाल आते हैं। देवताओं में परिवर्तन हुआ ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, तो हम दोनों में इस टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले सबसे प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक काल में इंद्र। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रिय देवता, सबसे प्रमुख देवता कौन थे? वो इंद्र थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन हो गए थे? प्रजापति हो गए थे। ठीक है। जो इंद्र थे इनको युद्ध का नेता यानी युद्ध का देवता, वर्षा के देवता, इसके अलावा पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला, ये सब किसको कहा जाता था? इंद्र को कहा जाता था। इंद्र ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सबसे प्रिय देवता प्रजापति थे। ठीक है। इसके अलावा दूसरे प्रमुख देवता थे अग्नि। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जिसका उल्लेख हुआ है वो इंद्र का हुआ है। इंद्र के बाद जिसका हुआ है वो अग्नि देवता है। मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसको पूजा जाता था? अग्निदेव को पूजा जाता था। ठीक है। वरुण देवता थे समुद्र के देवता। घो ये आकाश के देवता। सोम ये वनस्पति के देवता थे। मित्र यह उगते सूर्य के देवता। उषा ये प्रगति और उत्थान के देवता। आश्विन ये चिकित्सा के देवता, विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण ये पशुओं के देवता थे। ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता पूषण थे और उत्तर वैदिक काल में पशुओं के देवता रुद्र थे। इसके अलावा विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में भगवान विष्णु उस समय थे और आंधी तूफान के देवता मारुत थे। ठीक है। अब बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। बेसिक आइडिया हमने वैदिक काल का यहां पर देखा। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चेंजेस आए थोड़ा बहुत उनको जान लीजिए। देखिए, जन का आकार बड़ा होने लगा। पहले जो जन था वो अब और ज्यादा बड़े होने लगे क्योंकि विस्तार उस समय होते रहते थे, युद्ध होते रहते थे और सामने वाले के एरिया पर कब्जा कर लेते थे। तो जो जन थे वो बड़े होने लगे। इन जनों को जनपद कहा जाने लगा। कुछ समय बाद ये जनपद और ज्यादा बड़े होने लगे और इनको कहा जाने लगा महाजनपद। आगे जब हम 16 महाजनपदों के उदय को देखेंगे उसमें इसे डिटेल से जानेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में बेसिकली क्या हुआ, जो जन है इनका आकार बड़ा होने लगा और जनपद कहलाने लगे। दूसरी चीज क्या हुई, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। सभा समिति का जो महत्व था पहले वो कम हो गया। सभा का महत्व तो बहुत ज्यादा कम हो गया, समिति का महत्व बढ़ा लेकिन पहले से कम हो गया। ठीक है। राजा का पद वंशानुगत हो गया। ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, ऋग्वैदिक काल में राजा का जो पद होता था यानी जन का जो प्रमुख होता था वो वंशानुगत नहीं होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, राजा का पद वंशानुगत हो गया। ठीक है। एक छोटा सा कंपैरिजन इनका देख लेते हैं, फिर आगे और डिटेल में जानेंगे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, यानी उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। ऋग्वैदिक काल में लोहे का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। जो ऋग्वैदिक काल है उसमें जो ज्यादातर लोग रहे वो सिंधु क्षेत्र जो था, सप्त सिंधु क्षेत्र जिसको कहते हैं, वहां पर रहे। जबकि उत्तर वैदिक काल में ज्यादातर जो गतिविधियां हुई वो गंगा यमुना के क्षेत्र में हुई। ठीक है।
इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में जो कर था वो स्वैच्छिक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वह कंफर्म हो गया, एक नियमित कर व्यवस्था वहां पर बन गई। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। ऊपर हमने देखा उत्तर वैदिक काल में हल और हर रेखा को क्या कहते थे? तो हल रेखा को सिरा और सीता कहते थे। हल को सिरा और हल रेखा को पूरा सीता। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। तो ये क्या है? निष्क और शतमान, ये मुद्रा की इकाइयां हैं। मुद्रा हमें नहीं मिलती है ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में, सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन मुद्रा की इकाई थी, उसका हमें प्रमाण मिला है जो निष्क और शतमान थी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। ये कहां पर हुआ? ये कौशांबी में हुआ। ऋग्वैदिक काल में जो मकान बनते थे वो ज्यादातर आपके, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता है, घास बांस इनके बनते थे, इनसे बनाए जाते थे भवन। सिंधु घाटी में पक्की ईंटों के बनते थे। उत्तर वैदिक काल का भी हमें मकान मिले हैं जो पक्की ईंटों से बने हैं, वो कौशांबी से मिले हैं। ठीक है। गोत्र नामक संस्था का विकास भी उत्तर वैदिक काल में हुआ। जो गोत्र शब्द है आपका, वह उत्तर वैदिक काल में ही बना। गोत्र व्यवस्था जो बनी वो भी उत्तर वैदिक काल में बनी। बेसिकली जो अलग अलग लोग रहते थे, अपने अपने कबीले में रहते थे, जहां पे अपने पशुओं को रखते थे, उसे गोष्ठ कहा जाता था। तो हर कबीले का अपना अपना गोष्ठ था। हर कबीले अपने ही गोष्ठ में विवाह नहीं करते थे, और बाद में जाकर यही व्यवस्था किसमें बदल गई? गोत्र व्यवस्था या गोत्र में बदल गई। ठीक है। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत भी उत्तर वैदिक काल में हुई। देखिए, आश्रम व्यवस्था किस काल में शुरू हुई? वैदिक काल। कौन सा वाला वैदिक? आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। ठीक है। 4 आश्रमों की बात कही गई है हमारे वेदों में, जिसमें ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और सन्यासी है। ठीक है। ब्रह्मचर्य सबसे पहले है। 25 वर्ष तक की आयु तक, इस काल में आपको क्या करना है? तो ज्ञान की प्राप्ति करनी है। दूसरा जो काल है वो गृहस्थ का है। 26 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक, इसमें आपको अपना सांसारिक जीवन जीना है। तीसरा है वानप्रस्थ, 75 वर्ष की उम्र तक, जिसमें ईश्वर का ध्यान करना है। और फिर है सन्यासी, जिसमें मोक्ष के लिए तपस्या करनी है। तो ये 4 आश्रमों की व्यवस्था है हमारे वेदों में, हमारे धर्म में। कहां पर इसका उल्लेख है? तो इसका उल्लेख हमें सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, छांदोग्य उपनिषद में केवल शुरुआत के इन 3 आश्रमों का उल्लेख है। चारों आश्रमों का उल्लेख हमें ज्वालो उपनिषद से मिलता है। ठीक है। दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में यह प्रथाएं नहीं थी, प्रदा प्रथा नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह आ गई थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति खराब होनी यहां पे शुरू हो गई थी, काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। स्त्रियों को दुख का प्रमुख कारण बताया गया था उत्तर वैदिक काल में। किस ग्रंथ में? ऐत्रेयी ब्राह्मण में। ठीक है। देखिए, जो हमारे अलग अलग ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेद हैं, हमारे पुराण हैं, इनमें केवल ऋग्वेद है जो ऋग्वैदिक काल में लिखा गया। बाकी के जितने ग्रंथ हैं हमारे, वो सारे उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। ठीक है। तो ऐत्रेयी ब्राह्मण में स्त्रियों को दुख का कारण बताया गया है, इसको भी ध्यान रखना। मैत्रेयी संहिता, इसमें स्त्रियों को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। पहला मुख्य दोष जुआ है, दूसरा शराब, तीसरा स्त्री को बताया गया है मैत्रेयी संहिता में। ठीक है। पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। किस ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है। कर लगाने की व्यवस्था यहां पे शुरू हुई उत्तर वैदिक काल में, जिसको बलि कहते थे। पहले से ही आय का 16वां भाग ये होता था। इनका धार्मिक जीवन कैसा था? तो वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा शुरू होने के प्रमाण मिलते हैं। मूर्ति इन्होंने बनाई, उसका कोई उल्लेख ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन प्रमाण मिल जाता है। ठीक है। इनके प्रिय देवता क्या थे? इनके प्रिय देवता उस समय प्रजापति थे, जबकि ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे। प्रजापति को सृजन का देवता माना गया। अन्य देवता इनमें पोषक और रक्षक कौन थे? भगवान विष्णु थे। पशुओं के देवता जो पहले पूषण थे, वो अब शूद्रों के देवता हो गए, और पशुओं के देवता रुद्र हो गए। जल के देवता वरुण थे। राजा के राज्य अभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता था? तो उत्तर वैदिक काल में राजा का जब राज्य अभिषेक होता था तो राजस्यु यज्ञ उस समय किया जाता था। ठीक है। इसके अलावा वाजपेयी यज्ञ होता था उस समय उत्तर वैदिक काल में, इसे शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ होता था, राज्य विस्तार के लिए होता था। यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से करी गई है। किसमें? मुंडको उपनिषद में।
और इसी मुंडको उपनिषद से हमारा देश का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते वो लिया गया है। ठीक है, कर्म कांडों की आलोचना किस में करी गई है? उपनिषदों में करी गई है। उपनिषदों को किस काल में रचित किया गया? इनको उत्तर वैदिक काल में रचित किया गया। उपनिषदों के बारे में, वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में हमने इतिहास के जो स्रोत हैं उसके बाद उस वीडियो में डिटेल से बात करी है। चारों वेदों की बात करी है, पुराणों की बात करी है, उपनिषदों की, ब्राह्मण ग्रंथों की। ठीक है, वेद और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? जो वेदों के विरोधी होते थे या ब्राह्मणों के विरोधी होते थे, धार्मिक अध्यापक, उनको श्रमण कहा गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में पहली बार ईंटों का प्रयोग कहां पर हुआ? तो हमने ऊपर देखा कौशांबी में। गोत्र नामक संस्था का विकास भी किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स यहां पर लिखे हैं जिससे आपका यह टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो वैदिक साहित्य में हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा। वैदिक साहित्य में सबसे पहले हमारे वेद आते हैं, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। सबसे प्राचीन जो स्रोत माना गया है वो इतिहास का, वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कहानी जहां पर समाप्त होती है उसके आगे की कहानी हमें कहां से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण। पूर्व जन्म का सिद्धांत हमें इसी से मिलता है। राजा के निर्वाचन की चर्चा इसी में मिलती है। कृषि के समस्त प्रक्रिया का वर्णन भी इसी ब्राह्मण ग्रंथ में है। क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ इसी में कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में क्षत्रिय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो क्षत्रिय के लिए ऋग्वेद में राजन्य शब्द का इस्तेमाल है और वेद के लिए, वेदों के लिए जो वैद्य होते थे उनके लिए भेषज शब्द का इस्तेमाल है। पाप और पुण्य का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। सर्वाधिक भाष्य किस वेद पर लिखे गए हैं? तो सर्वाधिक जो भाष्य लिखे गए हैं वो यजुर्वेद पर लिखे गए हैं। मगध में निवास करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था उस समय? इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब 16 महाजनपदों का उदय हुआ उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था। मगध के निवासियों को व्रतिया कहा गया है अथर्ववेद में। दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया था? तो दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त्य ऋषि ने किया था। ये हमने वैदिक काल को देखा। भारतीय इतिहास के कुछ हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं जिसमें सबसे प्रमुख है बोगासकोई अभिलेख। देखिए, बोगासकोई जो अभिलेख है आपका, यह 1400 ईसा पूर्व का है, मध्य एशिया से हमें मिला है और इसी अभिलेख से इस बात की पुष्टि हुई क्योंकि यह मध्य एशिया से मिला है। आर्यों के देवताओं के नाम हमें इसमें मिलते हैं। कौन कौन से देवता हैं? 4 प्रमुख देवता हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य यानी अश्विनी। तो इन 4 देवताओं के नाम हमें बोगासकोई अभिलेख से मिले। यह अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है, यानी आज से लगभग 3500 साल से पुराना। यह मध्य एशिया से मिला और यहीं से इस बात की पुष्टि हुई कि आर्य मध्य एशिया से आए। इसके अलावा मृदभांड भी मिले हैं। ऋग्वैदिक काल के जो मृदभांड होते थे वो औरिक मृदभांड होते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में हमें चित्रित धूसर मृदभांड यानी जो पेंटेड ग्रे वेयर होते थे वो मिले हुए हैं। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल में प्लेन मृदभांड मिले हुए हैं यानी मिट्टी के विशेष बर्तन, और उत्तर वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं, जो मृदभांड मिले हैं, उन पर पेंटिंग करी गई है, चित्र बनाए गए हैं। बस ये अंतर है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जो हमारी सीरीज है लूसेंट जीके सीरीज, उसकी 6ठी क्लास कवर करी, वैदिक काल को देखा। पूरे लूसेंट के नोट्स आपको यहाँ पर मिले। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपका अच्छा सपोर्ट अगर इस सीरीज को मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी पूरी लूसेंट के ऐसे ही बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।